दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है दोस्तों, उसी का हम लोग संक्षिप्त में जितने भी उसका इम्पोर्टेंट कंटेंट है सभी को मैंने इसमें ले लिया है। तो आप लोग किताब को पढ़ने की झंझट से आप लोग छुटकारा पा रहेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, सारे के सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट ले लिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से सीक्वेंस में कंटेंट वाइज सजाया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों जब आप वीडियो को YouTube पे सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह आप लोगों को मिलेगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। स्पेक्ट्रम बुक है दोस्तों, यही स्पेक्ट्रम बुक है। आप लोगों के पास भी होंगे। तो इसी का संक्षिप्तीकरण YouTube के इतिहास में दोस्तों ये पहली बार है कि प्रत्येक चैप्टर को पॉइंट फॉर्म में हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। और आज का जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम में वो है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी एग्जाम में UPSC हो, BP स्टेट, PCS हो, SSC हो, जितने भी एग्जाम है कंपटीशन के सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और आधुनिक भारत जो है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज में दोस्तों यही राजा राम मोहन राय की पिक्चर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग ब्रह्म समाज शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट कंटेंट क्या क्या है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज में पहला कंटेंट है दोस्तों, वैदिक ग्रंथ अनुल्लंघनीय है। अनुल्लंघनीय मतलब इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो ये कह रहा है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का जो पहला कॉन्सेप्ट है। ब्रह्म समाज जो है दोस्तों वो क्या करता है, एकेश्वरवाद को मानता है कि एकेश्वरवाद। पूछ दिया जाता है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद को नहीं मानता है लेकिन मानता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, नहीं करके पूछेगा। जो यहाँ पे पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करके एग्जाम में आप लोगों को बहकाने के लिए और एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। अब तीसरा कंटेंट है दोस्तों ब्रह्म समाज से रिलेटेड। और दोस्तों ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन अपनाने की इन्होंने कोशिश की थी ब्रह्म समाज ने। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को भी ब्रह्म समाज ने क्या किया, अनावश्यक बताया। धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांड के नहीं बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे ब्रह्म समाज। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। पूछ दिया जाता है ऐसे करके कि मूर्ति पूजा ब्रह्म समाज मानता है, तो नहीं मानता है मूर्ति पूजा को। अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांड के बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के ये विरोधी थे, तो अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जाति प्रथा तथा बाल विवाह का जमकर विरोध किया। लगभग जितने भी थे सभी ने इनका विरोध किया था दोस्तों। जाति प्रथा एवं बाल विवाह का विरोध सभी आंदोलन ने किया था, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। विधवा विवाह एवं स्त्री कल्याण के समर्थक थे तथा आधुनिक शिक्षा प्रसार के भी समर्थक थे। अब आगे चलते हैं कंटेंट में। यह सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे तथा हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ये था। आत्मीय सभा 1814 में इसकी स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा द्वारका नाथ ठाकुर भी इसमें शामिल थे। तो आत्मीय सभा 1864 और यही आत्मीय सभा बाद में जाकर क्या बन गया, ब्रह्म समाज। कब बना तो आगे पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1828 में ब्रह्म सभा का गठन आगे चलकर ब्रह्म सभा का गठन हुआ 1828 में। आगे चलकर ये ब्रह्म समाज कहलाया तथा परमात्मा निर्गुण निरंकार है। धार्मिक पुस्तक एवं पूजा में विश्वास ये नहीं करते थे तथा हिंदू धर्म का शुद्धिकरण इन्होंने क्या किया, जमकर किया। सर्वधर्म समभाव, नैतिकता पर बल तथा कर्म फल में उसका विश्वास और अहिंसा के मानने वाले। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है एग्जाम में आप लोगों को कई तरीके से फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है, तो एक एक कंटेंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के समर्थक किए थे विदेशी यात्रा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के समर्थक ये थे और विदेशी यात्रा को जो धर्म विरुद्ध घोषित किया गया था उनकी ये कड़ी आलोचना की है कि विदेशी यात्रा धर्म विरुद्ध नहीं है, ये बताया था इन्होंने राजा राम मोहन राय ने। वेदांत दर्शन की तार्किकता में यह विश्वास करते थे। अब आगे चलते हैं। 1835 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका क्या हुआ दोस्तों,
निधन हो गया। और कोलकाता के संस्कृत कॉलेज का इन्होंने क्या किया था, जमकर विरोध किया था। एकेश्वरवादियों को उपहार, दोस्तों ये पुस्तक जरा ध्यान से ध्यान रखेंगे। एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक इन्होंने क्या किया था, लिखा था। दोस्तों यहाँ पे ये प्रीसेप्स है, प्रीसेप्स ये प्रीसेप्स है, यहाँ फ्री लिखा गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रीसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक इन्होंने जॉन डिग्बी के सहयोग से लिखी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार पत्रिका इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ये 2 पत्रिका। और 1859 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को बैन किया, जिसमें राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण प्रयास था। डेविड हेयर को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की तथा राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में कौन मदद किए थे, राजा राम मोहन राय, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किए जाने के समर्थक थे। राधाकांत देव जो थे दोस्तों, वो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु इन्होंने क्या किया, धर्म सभा का गठन किया, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ, देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज संभाली और 1842 में ब्रह्म समाज से जुड़े। और देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो पहले ये ज्ञानवर्धिनी एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे। इन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने का क्या किया, प्रयास किया। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान देखिए। एक तो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ हुए, और महर्षि देवेंद्रनाथ किससे संबंधित है, ये भी कंटेंट है। सारे के सारे कंटेंट है, आप लोग अच्छे से याद करेंगे। और आप लोग अपने बुक में नोटबुक बना ले इस वीडियो को देख के, तो इसके बाद आप लोगों को शायद ही कभी नोट्स बनाना पड़े। अब दोस्तों आगे है 1858 में केशव चंद्र सेन। देखिए 1858 में केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए और देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज की शाखाएं, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मतभेद हो जाता है दोनों में। केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर भी खोलने के पक्षधर थे, लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर तथा सेन में क्या हो गए, केशव चंद्र सेन में मतभेद हो गए। मतभेद इसलिए हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि इनकी शाखा जो है वो बंगाल से बाहर खुले, लेकिन केशव चंद्र सेन चाहते थे, इसीलिए दोनों में मतभेद हो गया, जिसके कारण केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज, यहाँ ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से क्या किया, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को क्या कहा गया, आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के समाज को भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें कई कंटेंट हैं। केशव चंद्र सेन ने बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांड से शादी करवाया, जिसके कारण केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया तथा केशव चंद्र सेन ने फिर भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए और उन्होंने अलग एक साधारण ब्रह्म समाज स्थापित किया। तो कई क्वेश्चन कई उलटफेर करके आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं। तो ब्रह्म समाज कुछ ज़्यादा विस्तृत है, इसीलिए दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट है और सभी के सभी कंटेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आर्य समाज। दोस्तों ये पगड़ी ये देख कर आप लोग ये नहीं कहेंगे ये स्वामी विवेकानंद है, उनका भी लुक कुछ इसी तरह लगता है। तो ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद कौन है, सरस्वती जी हैं। और इसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। वेद को ज्ञान का भंडार मानते थे तथा वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, जाति प्रथा आदि के ये क्या थे, विरोधी थे। और पश्चिम विज्ञानों के अध्ययन के भी समर्थक थे तथा इतवारी सभाओं का विचार ब्रह्म समाज से मिलता था। अब आगे है कंटेंट दोस्तों, स्त्रियों की दशा सुधारने तथा शिक्षा पर उन्होंने बहुत काम किए तथा जाति प्रथा का घोर विरोध भी किया। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना इनका मुख्य उद्देश्य था तथा हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था यह।
अब आगे चलते हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई से लाहौर स्थानांतरित किया गया तथा वेदों की ओर लौटो का नारा जो था किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्राचीन हिंदू धर्म और पुराणों की कड़ी आलोचना इन्होंने की। आगे है दोस्तों, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होनी चाहिए। लड़की की शादी की उम्र 16 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 25 वर्ष निर्धारित इन्होंने की। अब ये है दोस्तों, प्राकृतिक विपदाओं में भी सहायता पहुंचाते थे। शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही चलाया था और एकेश्वरवाद भी इनका भी मानना था। ईश्वर निराकार है, उनकी कोई रूप नहीं है, इनकी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। पुनर्जन्म में यह विश्वास जरूर करते थे तथा कर्म एवं मोक्ष में भी विश्वास करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते थे, ब्रह्म समाज की तरह। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है स्वामी दयानंद की। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? मूल शंकर, और इनके गुरु जो थे वो थे स्वामी बिरजानंद। इन्होंने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा कहा। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कहा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और गुरुकुल कांगड़ी क्या था पूछा जाता है, ये क्या था? शिक्षण संस्थान था। इसकी स्थापना श्रद्धानंद ने की थी दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी आगे है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो ये नींव डाले थे ये दो कोई मिलके, ब्लाउटस्की और ओलकार्ट ने मिलकर। इसकी स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई थी और 1886 में मद्रास के अडयार में मुख्यालय ट्रांसफ़र हुआ था। अब आगे चलते हैं। दोनों भारतीय विचार एवं संस्कृति से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने इसकी स्थापना की। हिंदू, पारसी, बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों की पुनर्स्थापना किया जाए उन्होंने कहा। आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत का इन्होंने प्रचार किया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की और इसी विद्यालय को बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, जो आज हम लोग किस रूप में जानते हैं? BHU के रूप में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में। यह पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। दोस्तों इस तरह से पॉइंट वाइज कंटेंट सारे स्पेक्ट्रम का ले लिया गया है और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इस तरह के पॉइंट वाइज पढ़ने में। मेरे चैनल पे एक से एक वीडियो, चाहे वो लक्ष्मीकांत का जब आप लोग सीरीज पढ़ेंगे प्लेलिस्ट से जाके, वहाँ भी आप लोगों को मन लगेगा। लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर है दोस्तों मैंने वहाँ इसी तरह से इंपॉर्टेंट कंटेंट के माध्यम से पढ़ाए हैं, तो आप लोग ध्यान से वहाँ देखेंगे और पढ़ेंगे। और लकी ट्रिक चैनल दोस्तों, अगर मेरा ये मेहनत आप लोगों को पसंद आ रहा है, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा हुआ है दोस्तों, तो आप इस मेहनत को बस एक सब्सक्राइब दे दें और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है दोस्तों, इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। देखिए आत्माराम पांडुरंग। और देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से प्रार्थना समाज आप लोग कैसे याद रखेंगे कि प्रार्थना समाज, तो देखिए दोस्तों, प्रार्थना जब हम कभी करते हैं, चाहे वो ईश्वर की करते हो या किसी की प्रार्थना करते हो, तो आत्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो पूरे आत्मा को झोंक देते हैं, आत्मा से प्रार्थना करते हैं। तो देखिए इसमें आत्माराम पांडुरंग, तो ऐसे ट्रिक करके भी याद करेंगे। और मेरे द्वारा MCQ जब आप लोग पढ़ेंगे तो ट्रिक के माध्यम से ही लकी ट्रिक चैनल पर पढ़ाया जाता है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे कंटेंट आप लोगों को दोस्तों नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसकी स्थापना केवल आत्माराम पांडुरंग ने की, नहीं, केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया था। ये भी ब्रह्म समाज की तरह एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था, लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर बल दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रार्थना समाज के सहयोगी रहे महादेव गोविंद राणा डे, RG भंडारकर, वीरेशलिंगम, NG चंदावरकर। पूछ लिया जाता है कि प्रार्थना समाज से कौन कौन से इनसे जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, तो ये नाम आप लोग ध्यान से रखेंगे। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से शुभारंभ हुआ था, किसका? यही प्रार्थना समाज का। तथा 1860 में इसमें विघटन हो गया और इसका नाम 1867 में प्रार्थना समाज पड़ा था। प्रार्थना समाज पहले प्रार्थना समाज नहीं था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी सीमित था।
दोस्तों मैं अपने यूपीएससी के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताता हूं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। बिल्कुल नए अंदाज में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों पूछ दिया जाता है कि प्रार्थना समाज प्रारंभ से इसका नाम प्रार्थना समाज था। नहीं दोस्तों, इसका नाम पहले कुछ और था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसका प्रभाव क्षेत्र जो था वो दोस्तों काफ़ी सीमित था। आप लोग दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पर देख रहे हैं, और चैनल पसंद आए तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब है दोस्तों आगे यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। अब चलिए इसको जानते हैं। डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे। जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। केंद्र बिंदु इनका हिंदू कॉलेज ही था। ईस्ट इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया। अब आगे चलते हैं। इसने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया तथा महिलाओं तथा विदेश स्थित ब्रिटिश उपनिवेश में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार किया। आगे है दोस्तों, उग्रवादी प्रवृत्ति होने के कारण राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन तथा बंग हिता सभा तथा डिबेटिंग क्लब के गठन को अंजाम दिया। और आगे है दोस्तों कंटेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से रखेंगे। इस आंदोलन ने मांग उठाई कि उच्च श्रेणी की सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर रोक, विदेशी ब्रिटिश कॉलोनियों में रह रहे श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाए, इनका लक्ष्य था। तो दोस्तों इसमें 2-3 पार्ट बनेंगे, तो ये पहला पार्ट रहने देते हैं 5 तक, और 5 तक इसमें यंग बंगाल आंदोलन तक रहने देते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में 5 से आगे बढ़ेंगे, यानी यंग बंगाल से करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि आपको वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।